आज का हमारा टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर मैं मेन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड चैप्टर है। पहले हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, मतलब 3 मान सकते हैं। फिर मेन हम लोग हार्ट पढ़ते हैं, और हार्ट से जो ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट है जो टॉपिक का हम लोग को मेन पढ़ना है। ठीक, अभी हम लोग आज पहले तो मेन पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ज़रूरत है, क्यों होता है, कुछ छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं इसमें, वो सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग ब्लड पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है, तो अगर मैं अब आऊँ सबसे पहले, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। अगर मैं बोलूँ सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हम लोग हमेशा से जब 9th में सबने सेल पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ते हैं कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब जब टिश्यू से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की बात होती है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। इसका मतलब इसमें अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स इन्वॉल्व होंगे जो पर्टिकुलरली अपना काम कर रहे होते हैं। तो सिस्टम जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट करना, घुमाना। सर्कुलेट मतलब क्या हो, पूरी बॉडी में किसी चीज़ को घुमाना। हमें किसका ट्रांसपोर्ट करना है, हम लोग को जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग इनटेक करते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना होता है। हम लोग जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स निकल रहे होते हैं उसको अपनी प्रॉपर जगह तक पहुंचाना क्या है, ये भी सर्कुलेशन का पार्ट है। और अगर हम बात करें सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्मोन्स भी, कहीं ना कहीं हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में वो भी क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। हम लोग आगे चलकर चैप्टर है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करके जो चैप्टर है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन, सॉरी नाम है चैप्टर का, उसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे सारी चीज़ें कि हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं। हम लोग ना हमेशा ना ब्लड को मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड माना है, बट ब्लड के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। पहले मैं एक बार ये टॉपिक कंप्लीट करती हूँ कि ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, जो भी खाना हम लोग खा रहे, डाइजेशन हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, जो भी खाना हम लोग डाइजेशन में जो भी खा रहे, डाइजेस्ट हो रहा है, वो सारा एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है। तो वो सब एब्जॉर्ब होके जाता कहाँ है, वो सब एब्जॉर्ब होके जाता है किसके अंदर, ब्लड में। हम लोग ने पढ़ा है ना कि विलाई होती है इंटेस्टाइन में, वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्प्शन के कहाँ डालता है, ब्लड में डालता है। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है, जो ब्लड है वो पूरी बॉडी मूव कर रहा है। हम लोग के पैर के अंगूठे में भी ब्लड जा रहा है, वही ब्लड सर्कुलेट होकर बॉडी पे ब्रेन में भी जा रहा है। तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ किसको लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को। अब हर जगह जब न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे हैं, यूज़ हो रहा है उन सारे न्यूट्रिएंट्स का, तो वहाँ से एक्सक्रीटरी मटीरियल्स भी निकलेंगे। वो एक्सक्रीटरी मटीरियल्स पूरी बॉडी में से निकल के कहाँ पहुँचते हैं, किडनी तक पहुँचते, जिससे क्या हो सके, उनका एक्सक्रीशन हो सके। हार्मोन्स, जैसे कि मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। वो हार्मोन्स क्या होते हैं, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो जो पर्टिकुलर उनकी टारगेट साइट है वहाँ पे किसके थ्रू पहुँचते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं। अगर ब्लड नहीं होता तो हार्मोन्स जो है उनका मूवमेंट प्रॉपर जगहों पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर नहीं हो पाता। ये हो गया। आगे क्या होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जो हमारा रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, कि जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें हेल्प कर रहा होता है हमारा, और ऑक्सीजनेट करके फिर उसको पूरे में सर्कुलेट करने का काम करता है। ये जो बात है ये भी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो ये नीड है बॉडी की, जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं उसकी। अब बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो मूव कर रहे हैं। हम लोग ने ना हमेशा से ब्लड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हम लोग हमेशा जब सर्कुलेशन की बात आती है, या फिर फूड ट्रांसपोर्ट की बात आती है, हार्मोन्स की बात आती है, या फिर अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँ जर्म्स वर्म्स को मारने की, मतलब प्रोटेक्शन की बात भी जब भी आती है, तो भी हम लोग का नाम किस पे आता है, ब्लड सब कर रहा है, ब्लड। बट ब्लड के अलावा कुछ और फ्लूइड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। वो फ्लूइड कौन कौन से हैं, देखो फ्लूइड्स ना 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड और एक को क्या होता है, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। मैं बता रही हूँ, एक मिनट। फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो फ्लूइड कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड और एक क्या होते हैं, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड।
मतलब क्या हुआ, नाम से समझ में आ रहा है, बायो में सबसे आसान है, नाम से चीज़ों को समझो। सर्कुलेटिंग फ्लूइड का मतलब क्या हुआ जी, जैसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा हो, सर्कुलेट कर रहा हो, यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ऐसे फ्लूइड जो मूव जो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड का मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। तो अब हैं कौन कौन से सर्कुलेटिंग फ्लूइड की अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में, देखो ब्लड हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो एक तो ब्लड होता है, और क्या होते हैं, ब्लड के साथ साथ टिश्यू फ्लूइड भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये कौन सी नई चीज़ है, और हम लोग ने लिम्फ सुना होगा, लिम्फ होता है। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर जैसे कि साइनोवियल, पढ़ा होगा पिछली साल, साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, और विस्कस फ्लूइड, इसके बारे में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब सेंस ऑर्गन में विस्कस फ्लूइड होते हैं, सॉरी विस्कस बोल दिया, विट्रस होता है विट्रस ह्यूमर कहते हैं, आइज़ में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। तो ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो क्या होते हैं, सर्कुलेट नहीं करते, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट, और इनका अपना अपना काम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड में हमारे पास ब्लड है, तो ब्लड जो है वो मेजर काम कर रहा है, हार्ट से पूरा निकलना जाना, पूरी बॉडी के हर एक जगह तक पहुँचना, ये काम करता है। लेकिन सोचा जाए कि क्या, जैसे यहाँ मान लो ये हमारा, मान लो कोई ऑर्गन है, मान लो ये लिवर की मैं बात करूँ, ये क्या है, लिवर है, ठीक। ब्लड वेसल आई, हिपैटिक होती है आर्टरी, वो पहुंची यहाँ पे, इसने अपना ब्लड दिया, लेकिन इस लिवर के एक एक सेल तक कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे, ब्लड वेसल है, उसने लिवर को दे दिया, लेकिन क्या वो ब्लड एक एक सेल तक पहुँचता है, नहीं पहुँचता है। यहीं पे मेन चीज़ आती है, क्योंकि वो एक एक सेल तक नहीं पहुँचता, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचेंगे सेल टू सेल, भाई इतने सारे सेल्स का बना हुआ है लिवर। तो वहाँ पे हमारा काम आता है टिश्यू फ्लूइड का। होता क्या है कि ब्लड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि सेल के बीच में ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो ब्लड जो होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स टिश्यू फ्लूइड को डाल देता है, और सेल्स के बीच बीच में जो फ्लूइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। और ये सारा जो ब्लड वेसल है वो, जैसे ये मान लो ब्लड वेसल ही अपना न्यूट्रिएंट देगी टिश्यू फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड पूरे सेल्स के बीच में चला जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, पर्टिकुलर सेल तक सारी चीज़ों को पहुँचाने का काम करता है। ये हमारा टिश्यू फ्लूइड का सिस्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिम्फ। अब लिम्फ की केस क्या है, अगर मैं लिम्फ की बात करूँ, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, हम लोग ब्लड की बात करते हैं, वैसे ही लिम्फैटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल, लिम्फ ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन हो गया, सुना होगा शायद, टॉन्सिल्स तो सबने ही सुना होगा। जब कभी कभी क्या होता है, गले में बहुत दर्द होता है, डॉक्टर के पास है, डॉक्टर कहता है आपका टॉन्सिल बढ़ गया है। बहुत से लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स होते नहीं है। टॉन्सिल्स तो भैया एक ऑर्गन है, एक लिम्फैटिक ऑर्गन जो हमारे गले वाले रीजन में प्रेजेंट है। टॉन्सिल इंक्रीज हो जाता है, और इसका एक रीज़न ये है टॉन्सिल का इंक्रीज होने का, जर्म्स जब पास करते हैं तो जर्म्स को रोकने के लिए टॉन्सिल्स इंक्रीज करता है, WBC इंक्रीज करता है। तो ये बात अभी हमें समझ में आएगी। लिम्फैटिक सिस्टम बहुत कम ही नॉलेज होगी तुम लोग को, तुमने बहुत कम ही पढ़ा होगा। तो जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है उसका केस ये है कि उसमें बहुत सारी वेसल्स, ऑर्गन जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं वो हैं, ठीक। बट उनका थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत मेन फंक्शन है, मतलब कुछ ही फंक्शंस करते हैं, बट बहुत बढ़िया शिद्दत से एकदम कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूँ, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, घुटनों में, जॉइंट, जो घुटने के जॉइंट्स होते हैं, घुटने में पटेला पढ़ा होगा पिछले साल 9th में स्केलेटल सिस्टम में। पटेला में क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जॉइंट भी होता है साइनोवियल। अब वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना, स्मूथनेस, वो जो कभी कभी बुढ़ापे, जब एजेड हो रहे होते हैं इंसान, तो उस टाइम क्या होता है, दर्द होता है घुटने में, तो एक रीज़न ये भी होता है कि साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ये फ्लूइड मूव नहीं करता है, ये फ्लूइड वहीं प्रेजेंट होता है। ऐसे कि मैं विट्रस ह्यूमर की बात करूँ, आइज़ में क्या होता है, यहाँ पे हमारी लेंस है, इसके पीछे पूरी आईबॉल में जो फ्लूइड भरा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ये भी कहीं मूव थोड़ी कर रहा है, उसी आइज़ में प्रेजेंट है, वहीं पे बैठा रहता है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे फ्लूइड के बारे में। और अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात करूँ ना, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम अपने में दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम लोग क्लोज समझ लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ब्लड जो है प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर एक क्लोज्ड पैकिंग, एक क्लोज्ड मैनर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें कि सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड मैनर में हो रहा हो, क्लोज्ड मैनर में हो रहा हो, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं प्रॉपर उनमें जब ब्लड फ्लो होके सर्कुलेट कर रहा हो पूरी बॉडी में क्लोज्ड मैनर में, तो हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे में हो रहा होता है, एनिमल्स में हो रहा होता है, मैमल्स में हो रहा होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में मूव कर रहा है। अब एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि जब कॉकरोचेस होते हैं तो कॉकरोचेस की बॉडी में प्रॉपर क्लोज्ड वेसल्स नहीं होती, उनके में ओपन वेसल्स होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इंसेक्ट्स में एग्जांपल मैंने बता दिया कॉकरोचेस, ठीक है। उसके ओपन वेसल्स को ना साइनसेस कहते हैं, ठीक। अब ये है नहीं बट नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ, ठीक। तो उनके में क्या होता है, जैसे नालियाँ होती है ना, नालियाँ घर के बाहर जो ओपन नालियाँ होती हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वैसे ही कुछ होता है, नालियों जैसा होता है, ठीक है। तो ब्लड उसमें से फ्लो कर रहा होता है। समझ में आई मेरी बात? ये हुआ हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट। ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमारा मेन चीज़ आता है क्या, ब्लड के बारे में। खून, ब्लड तो सबने देखा होगा, है ना। ब्लड की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लड की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, सबसे पहले ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ब्लड की कि ब्लड का कलर कैसा होता है। ब्लड का कलर जो होता है वो रेडिश होता है। अब क्या होता है, तुम लोग ने किताबों में देखा होगा कि जो वेसल्स हैं दो टाइप की दिखाते हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लू कलर का ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर आप एक्चुअली में बॉडी के अंदर देखोगे ना तो डार्क रेड और हल्का सा नॉर्मल रेडिश जैसा होता है, वैसा डिफरेंस होता है। जो डार्क रेडिश होता है ना वो हमें किस में देखने को मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेन्स में नॉर्मली मूव कर रहा होता है, और रेडिश हमें नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब होता है ऐसा क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा डार्किश लगता है और उसमें एक्सक्रीटरी चीज़ें और ये सब जो भी होता है वो सब प्रेजेंट भी होता है। रेडिश वाले में, जिसको मैंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा ब्राइट रेडिश टाइप का कलर दिख रहा होता है, ठीक है। अब देखो, ये वाला हमें किस में देखने को मिलता है, वेन्स में, और ये वाला हमें किस में देखने को मिलता है, आर्टरी में। ब्लड जो है वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होता है, हमेशा पूरी बॉडी में मूव करता रहता है थ्रू आर्टरीज और वेन्स। तो अगर हम लिखना चाहे तो नेवर स्टेशनरी, कभी भी रुका हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम कितनी होती है, 5 to 6 लीटर एडल्ट की बात हो रही है। फीमेल मेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो वो डिफरेंस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब हम RBC WBC प्लेटलेट से रिलेटेड बात करते हैं। बट मेन हमें ये समझना है कि 5 से 6 लीटर ब्लड लगभग हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर मैं टेस्ट वाइज बात करूँ तो सॉल्टिश होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉल्टिश होता है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका pH जो होता है वो कितना होता है, 7.3 से 7.4 होता है। मतलब थोड़ा किस साइड होता है, एल्कलाइन के साइड होता है, न्यूट्रल नहीं होता हमारा ब्लड, एल्कलाइन होता है। और आयरन सॉल्ट्स की वजह से ही ऐसा हो रहा होता है। ब्लीडिंग कभी होती है, अगर टेस्ट मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे ब्लीडिंग होती है, सब मुँह से लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो कभी अगर ऐसा हुआ या मुंह में दांत वात टूटा हो कभी, तो ब्लड अगर टेस्ट करा हो कभी, तो हमेशा हल्का सा सॉल्टी टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है ब्लड के बारे में जो हमने बात करी। बाकी अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करूँ यहाँ पे मेनली, तो फंक्शन ऑफ ब्लड में पता है क्या है, फंक्शन दो टाइप का होता है। एक तो ब्लड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, दूसरा ब्लड जो है ना हम लोग को हेल्प करता है किसमें, प्रोटेक्शन में, ठीक। एक हुआ ट्रांसपोर्ट में और दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये दो मेन फंक्शंस हैं जो ब्लड के होते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट और उसके अंदर की, तो
पहली क्या हुई, मैंने पहला चीज़ क्या बोला कि मेन पहला काम जो है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। तो इसके अंदर होता है हमारा कि पहली चीज़ वो क्या करता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनका सबका ट्रांसपोर्ट पूरी एलिमेंट्री कनाल से हमारा अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुँचाने काम जितना भी होता है वो सब कौन करता है, ब्लड करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब चीज़ें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, जो उसने डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में बनाई है, विटामिन्स मिनरल्स भी साथ में साथ। और क्या काम करता है, और वो क्या करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेन क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट करता है। अब देखो मैं अभी बताने के लिए यहाँ पे बता सकती हूँ कि कैसे हीमोग्लोबिन और वो सब करता है करके, बट जब हम आरबीसी पढ़ेंगे ना तो हम आरबीसी में ये बात बताएंगे, तो वो ज़्यादा थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हम वहाँ पे उसको पूरा मैं हीमोग्लोबिन सही से बता पाऊँगी, ठीक। तो अभी मेन टॉपिक हेडिंग वाइज बात करते हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। आगे का मैं बात करूँ, और क्या करता है, जो भी एक्सक्रीटरी मटीरियल्स हैं इनके बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। एक्सक्रीटरी मटीरियल्स को ले जाने का पूरा काम करता है, हार्मोन्स को पूरा ले जाने का काम करता है। अब इसमें ना 3-4 याद कर लो, 2 नंबर में तो 2 पॉइंट थोड़ी लिखेंगे, ठीक, तो 3-4 कोशिश करो याद करो, आसान चीज़ें। और ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में भी मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ना फीवर होता है तो क्या होता है, जब दवाई खाओ तो कैसे रिलीज़ होता है फीवर, स्वेट के थ्रू, और जब ठंड लग रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, शिवर करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। पोइकिलोथर्मिक और ये सब चीज़ें तुम लोगों को अगर याद हो तो 9th में पढ़ी हुई थी जब हम लोग ये सब पढ़ते थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि शिवरिंग और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी का तो क्या होता है, स्वेट निकलता है। तो ये मेंटेनेंस पूरी बॉडी में कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा होता है। तो ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। क्या मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। आगे दूसरा जो पार्ट है इसका वो ये है कि अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, प्रोटेक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो मैं एकदम डीपली अभी नहीं जाऊंगी, वो जब हम लोग प्लेटलेट्स पे पहुंचेंगे तो सॉरी प्लेटलेट्स कह रही हूँ, हाँ WBC और प्लेटलेट्स से पहुंचेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी, बट हाँ बेसिक बता देती हूँ। बेसिक ये है कि अगर मान लो कोई भी जर्म्स एंटर करता है तो हमारे जो ब्लड में सेल्स जैसे कि WBCs होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्लॉट जब फॉर्म होता है तो उस क्लॉट को, मतलब कि अगर मान लो हमारी में कोई इंटरनल ब्लीडिंग या कुछ हो रही होती है तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है, या कोई कट वट लग जाता है तो उसमें क्लॉट का फॉर्म हो जाता है। तो ये जो एक्सेस ब्लड बॉडी से बाहर ना निकल जाए, बॉडी में ना फालतू फ्लो करे, इसके लिए बॉडी में क्या हो जाता है, क्लॉट का फॉर्म होता है। ये सब कौन करता है, प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। बाकी एंटीबॉडीज़ हो गई, एंटीटॉक्सिन्स हो गए, ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ना बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड में मेजर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट्स, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे ना एक एग्जांपल से मैं हमेशा बताती हूँ, वो ये है कि हमारी बॉडी में, सॉरी बॉडी कह रही हूँ, हम लोग जब घर में पानी वानी डालते हैं गमलों में, तो पाइप से जब पानी डालो, अगर मान लो पाइप के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो नॉर्मली जब तक पानी नहीं फ्लो रहा वो डस्ट पार्टिकल्स तो फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें से पानी का फ्लो होगा उस पानी के साथ ये डस्ट पार्टिकल्स भी तो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो पानी के साथ क्या मूव करेगा, डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो अपने आप नहीं मूव करे, अपने आप मोटाइल नहीं है, लेकिन जब हमने उनको एक फ्लूइड दिया तो फ्लूइड की हेल्प से मूव कर पा रहे हैं। अब मैंने ये क्यों बोली, तुम लोग को ये बकवास क्यों बताई मैंने, वो ये है कि जैसे सेलुलर एलिमेंट्स भी है ना, वो डस्ट के पार्टिकल्स की तरह हैं,
उनको बॉडी में अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। और प्लाज्मा, जैसे वहाँ पे पानी था, प्लाज्मा यहाँ पे भी लिक्विड पार्ट है। अब ऐसा नहीं कि प्लाज्मा में चीज़ें नहीं होती, खाली पानी होता है, और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, बट सेलुलर एलिमेंट्स को मूव कराने के लिए कौन हेल्पफुल होता है? प्लाज्मा हेल्पफुल होता है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55 से 60% वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर मैं सेलुलर एलिमेंट की बात करूँ तो लगभग 40 से 45% ऑफ पार्ट जो होता है वो सेलुलर एलिमेंट्स का होता है। और ऑब्वियसली बात है सेलुलर एलिमेंट जो थोड़ा सा कम इसलिए भी होना चाहिए, भाई वो लिक्विड ही पार्ट है ना, वो उस पूरे को मूव कराने में मदद कर रहा है ना। अब आगे ये है कि प्लाज्मा जब प्रॉपरली फ्लूइड पार्ट है, सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? सेलुलर एलिमेंट्स में इंक्लूडेड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और ये क्या तीसरा वाला क्या हुआ? प्लेटलेट्स हो गए। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? अब प्लाज्मा जो होता है ना वो लगभग कुछ येलोइश पार्ट होता है, लाइट येलोइश फ्लूइड तक हम नॉर्मली प्लाज्मा को अलग करके देखें, बाकी ये होता तो एल्कलाइन ही है ना। और इसमें ना मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है? अब देखो ब्लड का 55 से 60% प्लाज्मा है, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मा, ये जो 55 से 60% प्लाज्मा है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर। और मैक्सिमम वाटर कितना? इतने परसेंटेज के अंदर 90 से 92% तो पानी ही प्रेजेंट है, मेजर अमाउंट में वाटर ही होता है। और क्या होते हैं? और होते हैं प्रोटीन्स, और क्या होते हैं? कुछ सॉल्ट्स होती हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अदर सब्सटेंसेस मतलब जैसे हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, एंटीटॉक्सिन, इन्हीं से तो मूव कर रहे हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोल रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मूव करें, न्यूट्रिएंट कौन उनको क्या क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट मूव कर रहा है? बातें वो लोग थोड़ी मूव कर रहे हैं। और ऐसा मैं कैसे बता रही हूँ? भाई आरबीसी का मेन काम क्या है? सबने पढ़ा है बचपन से थोड़ा बहुत तो, कि आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करना, ट्रांसपोर्ट करना। ये जो होता है जर्म्स वर्म्स मारने का काम करता है। ये क्या होता है? क्लॉट का काम करता है। बाकी जितने अभी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, एक्सक्रीटरी मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, हीट को मेंटेन करना, डाइजेस्टेड फूड, वो सब कौन कर रहा है? वो सब हमारा प्लाज्मा ही तो कर रहा होता है। तो भैया प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। बस क्या है ना कि हम लोग को पूरे ब्लड की जब साथ में बात होती है तो हमें लगता है सब यही कर रहे हैं, बट सब ये नहीं, मेन काम प्लाज्मा ही कर रहा है। ये तो बस कुछ सिलेक्टेड काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब जैसे मैं सॉल्ट्स की बात कर रही थी, सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, सोडियम NaCl की भाई कितनी ज़रूरत है? कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। बाकी ग्लूकोज मैंने बता ही दिया। अमीनो एसिड्स में बताई रही थी कि होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग ने लिए हुए हैं वो अपने जो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट्स हैं। बाकी अभी हम लोग कुछ प्रोटीन्स जैसे कि फिब्रिनोजन की बात करेंगे। ये सब किस में प्रेजेंट है? ब्लड में ही ना प्रेजेंट है। सीरम की बात भी मुझे करनी है, बट मैं आगे उसकी बात करूँगी जब मैं WBC पढ़ाऊँगी, क्योंकि तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट अब मुझे जो पढ़ाना है वो RBC WBC प्लेटलेट्स पढ़ानी है। तो ये मैं RBC के बारे में डिटेल में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो, या 10th ICSE के पेपर से रिलेटेड कैसे क्या पढ़ना है रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक। थैंक यू।